नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपके सामने हाजिर हूँ। आप में से जिन लोगों ने कड़वी कॉफ़ी की पिछली कड़ियाँ देखी हैं उनको पता है, लेकिन जो पहली बार इसे देख रहे हैं उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि कड़वी कॉफ़ी लंबी और इत्मीनान से की जाने वाली बातचीत का एक सिलसिला है। हम कोशिश ये करते हैं कि जिन मसलों पर समाज अभी सोच रहा है, हम सारे लोग सोच रहे हैं, उन पर हम बातचीत करें और बातचीत हम उनके साथ करें जिन्होंने उस विषय में अपनी ज़िंदगी लगाई है, अपना वक्त लगाया है और मेहनत की है उस विषय को लेकर। इरादा यह नहीं है कि हम सिर्फ अपनी राय दें, बल्कि उससे ज़्यादा उस विषय को समझने की कोशिश करें। राय देने के पहले जानकारी, समझ, यह सब कुछ ज़रूरी है। हम एक ऐसे वक्त में यह बातचीत कर रहे हैं जब चारों तरफ शोर बहुत ज़्यादा है और इसका दबाव हम पर बहुत ज़्यादा है कि हम अपनी बस राय जाहिर कर दें और फिर राय के इर्द गिर्द एक हुजूम जमा हो जाए। उस शोर के बीच बहुत सारी कोशिशों में एक कोशिश कड़वी कॉफ़ी की है कि हम इत्मीनान का माहौल बना पाएँ और जैसा हमने कहा, जिन्होंने उस विषय पर अपनी ज़िंदगी लगाई है, मेहनत की है उस विषय को लेकर, उनसे उसे समझने की हम कोशिश कर सकें। आज हमारे साथ सैयदा सैयदन हमीद हैं। हम उन्हें सैयदा आपा कहते हैं और मौका इसलिए बन पाया कि उनकी आत्मकथा कुछ रोज़ पहले अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई और वह आत्मकथा है अ ड्रॉप इन द ओशन। इसे आप देख सकते हैं, इसे स्पीकिंग टाइगर ने छापा है और यह बाज़ार में है। आप चाहें तो इसे ख़रीद भी सकते हैं और इस बातचीत के ख़त्म होने के बाद शायद आप चाहेंगे ही कि इसे ख़रीदें और पढ़ें। लेकिन बात सिर्फ इस किताब पे नहीं है। सबसे पहले तो सैयदा आपका बहुत स्वागत है कड़वी कॉफ़ी में, और हम आपको कड़वी कॉफ़ी नहीं पिला रहे हैं, आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज आपको कॉफ़ी में चीनी डालकर ज़रूर पिला रहे हैं। तो मैं आपकी आत्मकथा पढ़ रहा था और अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो इसका पहला हिस्सा, यानी जहाँ आप शुरुआत करती हैं, और उसका शीर्षक है बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंडियन, अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। तो यह मुसलमान होने का एहसास, और आप शुरू करती हैं कुछ करीब के वक्त से, जब जिस वक्त में हम बैठे हैं उसके करीब के वक्त से, और फिर आप पीछे जाती हैं। तो कुछ आप इसके बारे में बताएं कि आपने शुरुआत इससे क्यों की, अपनी आत्मकथा की। मुसलमान होना, हिंदुस्तानी होना और पहचान का सवाल, ये सबसे ऊपर आपके दिमाग में क्यों था? ये एक, मैं आपसे तमहीद के तौर पे ये कह दूं कि इस किताब का ओरिजिनल टाइटल जो मैंने रखा था वो था इशरत कतरा। गालिब का शेर है, इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो ये जो मैंने अपना दर्द जो मैंने बयान किया शुरू में, बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंडियन, मेरी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यही थी कि मैं एक मुसलमान हूँ, अक़ीदे से मुसलमान हूँ, बिलीफ से मुसलमान हूँ, मगर मैं हिंदुस्तानी हूँ। और जो मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है, मज़ाहिब में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये इस अपब्रिंगिंग के साथ जब मैंने जो जिस तरह से मैंने ये अपनी किताब की शुरुआत की, एक इंसिडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जबकि वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे और उन पे एक बलवा सा हो गया था। अब हामिद अंसारी साहब आए थे और वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनको हॉल ऑफ फेम में उनकी इंस्टीट्यूट किया जा रहा था, हॉल ऑफ फेम में। और वो 90 साल पहले या 100 साल पहले जिन्ना साहब भी थे उसमें।
9वें साल गुजर गए थे। तो इस बात को लेके हामिद साहब पे ये आरोप लगाया गया और पूरा जो एक लहर की तरह और एक सुनामी की तरह से लोग टूटे कि कैसे वो अब एक ऐसे हॉल ऑफ फेम में जहाँ जिन्ना साहब की तस्वीर है, कैसे वो अपनी तस्वीर अलाउ कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर फ्लैशबैक जो था, वो आपने जो सवाल किया वो उसमें बहुत वो मौजू है, क्योंकि उसी हॉल में जब वालिद साहब बहुत यंग थे लेक्चरर के तौर से, तब एक आगा खान, सर अली इमाम और एक मोहम्मद अली जिन्ना ये स्टेज पे बैठे थे और द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज कि मुसलमानों को अपना अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए या और मज़ाहिब के सामने साथ मिलके और एक हिंदुस्तान में एक मुश्तरका तहज़ीब बनानी चाहिए। तो मेरे वालिद साहब ने उस मोशन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया, पर बहुत घबरा रहे थे क्योंकि इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को सब के सब मज़ाहिब के साथ मिलके और हिंदुस्तान को एक तश्कील देनी चाहिए, एक शक्ल देनी चाहिए, विच इज़ एक कॉम्पोजिट कल्चर। मतलब अब कॉम्पोजिट, तब तो कॉम्पोजिट का इतना लफ्ज़ नहीं होता था। तो ये दैट 100 साल पहले ये, और अब एक तरह से पूरा द टाइड हैड टर्न, और वो मेरा एक एक्सपीरियंस था जिससे मैंने अपनी बात शुरू की। हाँ, आप सैयद साहब की बात कर रही हैं और उनकी भूमिका आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने में बहुत अहम है, क्योंकि शुरुआती साल हिंदुस्तान के बहुत अहम रहे हैं और उसमें उन्होंने तालीम के जो इदारे थे या तालीम की जो पूरी स्कीम थी उसको बनाने में, उसकी इमारत की तामीर करने में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। आप ये बतला रही हैं कि उन्होंने उस वक्त उन कद्दावर लोगों के सामने जिनका ज़िक्र आपने किया, उन्होंने यह कहा कि मुसलमानों की सिर्फ अलहदा कोई पहचान जिसमें बाकी शरीक ना हो, इसको वो कबूल नहीं करते, सबके साथ कबूल करते हैं। तो आप एक ऐसे बाप की बेटी हैं और ऐसी परवरिश आपकी हुई और इस तरह आपने देखा, लेकिन आपने बतलाया है कि आपके मुसलमान होने का एहसास आपको एक सदमे की तरह हुआ जब आप बहुत छोटी थी, आप बच्ची थी, आप स्कूल में थी और ये दिल्ली में हुआ। तो आप कुछ उसके बारे में बताएं हमें। वो तो बहुत ही a few years after the partition, तो 4-5 साल, तो उस वक्त हम लोग नए आए थे बम्बई से दिल्ली, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले वज़ीर तालीम थे, वो देखते थे कि कहाँ से लीडरशिप मिल सकती है, IAS नॉट नेसेसरीली, मगर जहाँ से हुमायूं कबीर मिले, सैयदैन साहब मिले, उनको अपने यहाँ मतलब तालीम के इदारे में उसको जोड़ लें। तो हम लोग बम्बई में वालिद साहब एजुकेशनल एडवाइज़र थे, उन्होंने बीजी खेर से कहा और खेर साहब ने कहा अच्छा इफ़ यू नीड हिम यू टेक हिम। तो हम लोग सुजान सिंह पार्क में रहते थे, तो वो इंसिडेंट जो था वो बहुत ही कुछ एक बिकेम वेरी फेमस एट दैट टाइम। तो मैं हमेशा हेजिटेट करती थी अपना नाम बताने में। जब नाम पूछते थे तो मैं मम्बल कर देती थी, क्योंकि मुझे एहसास था कि नाम अगर मैं बताऊंगी तो फिर मेरे साथ कोई ना कोई बदतमीज़ी हो जाएगी, जी हादसा हो सकता है। तो उस वक्त फिर फाइनली कहाँ तक ना बताती, जब मैंने अपना नाम बताया तो फिर बच्चों ने कहा, किसी ने कहा, फिर सब लोगों ने एको किया कि इसके साथ नहीं खेलेंगे हम, कि मुसलमान हैं। तो खैर मैं फिर अपना सा मुँह लटका के चली गई अपने घर, और 1-2 दिन नहीं गई तो पूछा भाई क्यों, तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने ये बात बताई। तो उस वक्त एक खुशवंत सिंह वहाँ उसी सुजान सिंह पार्क में रहते थे, तो किसी तरह से हम खुशवंत सिंह के हमारा मुलाकात हुई, और फिर हम और हमारे वालिद खुशवंत सिंह की घंटी बजाई और वहाँ दाखिल हुए। तो खुशवंत सिंह ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा
तो मेरी माँ की एक वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स में एक लड़की है, मैं उसको बुलाता हूँ और वो तुम्हारे साथ खेलेगी। तो फिर वो लड़की जो मेरे साथ खेली, तो उसके बाद फिर बच्चे खेलने लगे एंड ऑल। वो कहानी एक काइंड ऑफ हाथ, एक तरह से लैंडमार्क हो गई, क्योंकि एक अर्जेंटीना की एक बहुत गज़ब की अच्छी आर्टिस्ट ने, और आज तक मेरे पास वो है कि उसने अपने हाथ से पूरी कहानी इलस्ट्रेट करके, क्योंकि शंकर्स वीकली में छपी थी, प्राइज़ मिला था, नेहरू ने एक प्राइज़ दिया था, और जब प्राइज़ दिया था तो कहा था ये गुड़िया तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे ये कभी कभी वो कभी सेंटेंस नहीं भूलता। तो जब वो उसने भेजी, इतनी खूबसूरत उसने बना के भेजी, तो फिर राजकमल प्रकाशन ने कहा कि हम इसको छापेंगे। जाकिर साहब ने कहा मैं इस पर वो लिखूँगा छोटा सा प्रेफेस। सो उस कहानी को आओ दोस्त बनाएं हिंदी में, और यू हैव टू लर्न टू मेक फ्रेंड्स, पतली से एक किताब थी। तो वो यहाँ वहाँ 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 कोट हुई। तो वो मेरा पहला इनकाउंटर था कम्युनलिज्म से। लेकिन आपको इसका एहसास था, क्योंकि आपने बतलाया कि आप अपना नाम बतलाने से घबराती थी और आप अपना नाम नहीं बताती थी, क्योंकि बंटवारा हो चुका था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन चुके थे। और इन दोनों मुल्कों का आपकी ज़िंदगी में एक रोल है। आप हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन आप पाकिस्तान को भी अपने वजूद से पूरा अलग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार हैं, आप बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पानीपत तो पंजाब था जब जी। और जब ज़्यादातर इट वाज अ फेमिनिस्ट जगह, क्योंकि मर्द तो चले जाते थे नौकरियों पे और ख़वातीन जो थी वो सब लैंड और हर चीज़ को कंट्रोल करती थी। तो इट वाज अ वेरी जेंडर फ्रेंडली जगह होती थी। तो वहाँ जब 47 में कई मर्द बाहर थे, और उस वक्त बाय फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पूरा पानीपत को, ज़्यादातर वहाँ मुसलमान थे, उनको इवैक्यूएट करके और ट्रक्स में भर के और उधर भेज दिया। तो उनको ख़वातीन थी, ज़्यादातर लेडीज़ थी, महिलाएं थीं, उनको एहसास ही नहीं था कि कभी वापस नहीं आएंगी। बल्कि हमारी दादी ने एक पर्चा लिख के भेजा, अपने घर पे एक पर्चा लिखा कि हम अपने बेटे के पास बम्बई जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे। और जो सामान हाथ में उठा सकती थी वो उठा के, और वो दे गॉट इनटू द ट्रक्स एंड दे वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, लाहौर, पिंडी, जहाँ भी डेस्टिनी थी वहाँ वो लोग चले गए। मर्द कुछ यहाँ रह गए, फिर वो सारा पूरा कन्फ्यूजन हुआ। मगर हम लोग इत्तेफाक से उस वक्त पुणे में थे, वालिद साहब पुणे में पोस्टेड थे, और हम लोगों को वो खबरें सुनते थे, और हम तो बहुत ही छोटे थे। यानी हमारे घर में जिस दिन गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। ये मुझे याद है कि हम भूखे ही रहे, क्योंकि हमारी बुज़ुर्गों ने कह दिया था कि आज कोई खाना नहीं खाएगा, आज हमारे पर बहुत बड़ी ये शहादत हुई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा सानहा हुआ है। तो हम लोग को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं था। तो यानी यही एहसास जो था मुझे, कि एहसास तो था कि मुसलमान होना कुछ, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्वेक्टिव ऑफ सम काइंड, मगर मतलब सेंस था। और सुजान सिंह पार्क में ज़्यादातर सब लोग नॉन मुस्लिम्स थे, कोई मुस्लिम तो शायद हमारी ही फैमिली एक मुस्लिम थी। तो एहसास था, मगर इतनी शिद्दत से एहसास नहीं हुआ जब तक बच्चों ने, मगर ये एहसास था कि अपना नाम नहीं बताना। तो जब तक बच्चों ने एक तरह से रिजेक्ट नहीं कर दिया। तो लेकिन जैसा आप आगे इस किताब में लिखते हैं और हम लोग जानते भी हैं कि आप खुद को मुसलमान मानती हैं, आप वैसे लोगों में नहीं हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम से आप ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, लेकिन वे कहेंगे कि नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं या हम हिंदू नहीं हैं जिस तरह आप समझते हैं, क्योंकि वे प्रैक्टिसिंग नहीं हैं, वे उसका पालन नहीं करते हैं धर्म का। लेकिन आप खुद को धर्म का पालन करने वाली मुसलमान
कहती हैं। तो इस मुसलमानियत को खुद आप कैसे देखती हैं जब चारों तरफ इस पर हमला हो रहा हो? मेरा तो मेरा जो अक़ीदा है, मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है, वो तो कभी हिल ही नहीं सकता। मगर एक कॉन्टेक्स्ट में है वो विश्वास। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना भी थे वो, और उन्होंने जब मुसद्दस हाली लिखी, मुसद्दस का मतलब है कि फॉर्मेट, पोइट्री फॉर्मेट, मगर दूसरा था एब एंड टाइड इन इस्लाम, उसमें उर्दू में था मद्दो जज़र इस्लाम, एब एंड टाइड। अच्छा, तो जब उन्होंने वो लिखी तो उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या कर रहे हो तुम लोग जो हो, क्या है वो उसमें शुरू होती है, किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, सोक्रेटिस, मरज़ तेरे नज़दीक मोहलक है क्या क्या? कहा उसने कि ऐसा कोई मरज़ नहीं है कि जिसकी दवा हक़ ने की हो न पैदा, मगर जो मरज़ जिसको आसान समझे, कहे जो डॉक्टर, कहे जो तबीब, उसको हिज़ियान समझे, जो डॉक्टर कहे उसको हिस्टीरिया समझे। तो डॉक्टर की तरह उन्होंने बताया मौलाना ने कि मुसलमानों, तुम्हें गफलत हो गई है, तुम इस्लाम से कितनी दूर पहुंच गए हो, तुम इस्लाम की असली रूह को पालन नहीं करते। तो वहाँ से मेरा अक़ीदा आया। उसके बाद मौलाना हाली की पोइट्री, फिर अल्लामा इकबाल की पोइट्री, जिन्होंने राम लिखा और नानक लिखा कि क्या है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उसको इमाम हिंद। और यानी उन्होंने नया शिवाला लिखा। तो हम लोग उसी नज़मों को, उसी लिटरेचर को, उसी मज़हब को, और सबसे हम यही सुनते थे कि इस्लाम मीन्स लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारा और हमारा दीन हमारा, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, तुम अपना पालन करो, हम अपना पालन करें, एंड हम वी आर टुगेदर, वी लिव टुगेदर। तो तब बावजूद इसके कि हर तरफ से एक तरह से यलगार हो रहा है, मगर मुझे अपने इस्लाम, जो मैं इस्लाम को समझती हूँ, उससे मैंने बिल्कुल नहीं मुनहरिफ नहीं हुई हूँ, डिविएट नहीं किया है। आई थिंक it's really a very, like all religions, it's a straight siratul mustaqim, it's a straight path, that's all it is. मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने जो यहाँ से बात शुरू की थी कि आप पैदा हुई जिसको मुसलमान परिवार कहेंगे उसमें, और ख़ुद आपका अक़ीदा भी है, आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में उसका अभ्यास भी करती हैं। लेकिन एक दूसरी तरह से मुसलमानियत को उभारा जाता है, जो उस पर हमला करने वाले हैं वे उभारते हैं उसको, और तब वो उस मुसलमानियत का एहसास आपको होता है। तो और उसमें फिर एक दूसरी दलील पेश की जाती है कि भाई देखिए, एक इस्लाम है जो सहिष्णु इस्लाम है। जैसे अभी 2 रोज़ पहले एक सभा में एक साहब बतला रहे थे कि कश्मीर में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो खासा हिंदुस्तानी है, तो वो कट्टर नहीं हो सकते। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि इसको इस तरह परिभाषित किया जाता है कि 2 तरह के मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान में कबूल उस इस्लाम को किया जाएगा मुसलमान को जो सहिष्णु मुसलमान है, जो यानी टॉलरेंट मुस्लिम है, हाँ, टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। तो इस्लाम की 2 वैरायटीज़ लोग निकालते हैं। और अब इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि जो हमला करते हैं मुसलमानों पर, वो सीख भी देने लगते हैं कि आपको दरअसल टॉलरेंट मुस्लिम होना चाहिए, जो कि आप नहीं हैं, ऐसा भी कहते हैं जो हमला करते हैं। तो कट्टर जो हैं वो तो हमारे वोकैबुलरी में कट्टरपंथी तो सवाल ही नहीं था। मतलब जब मौलाना हाली एक पानीपत की गली से गुज़र रहे थे
तो एक अछूत बच्चा, उस वक्त अछूत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अब नहीं होता, एक छोटा सा बच्चा नाली में गिर गया। तो सब लोग खड़े हुए थे, सब कह रहे थे ओहो हाय भगवान, हाय बच्चा मार। तो मौलाना हाली अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में नाली में उन्होंने नाली में स्टेप करके बच्चे को गोद में उठा लिया और कह लगे तुम हाय भगवान कर रहे हो, भगवान का रूप तो यहाँ पड़ा हुआ है। और उसको बच्चे को उसकी माँ, मतलब हमने हमेशा यही सोचा है कि अपने मज़हब का, अगर हमारे जो इस्लाम में जो हमारा मज़हब है, जैसे मैंने आपको बताया लकुम दीनकुम वलिया दीन, या इकरा ला इकरा फिद्दीन, माई रिलीजन इज़ माई रिलीजन, एंड इन extreme tolerance of religions, and the prophet was a very gentle soul, and सुन्नत जो हम रसूल की सुन्नत जो उनकी जो उनका जो रख रखाव था, उनका जो his life, अगर हम उसको उसकी तरफ स्टडी उसको करें तो बहुत ही it was a very gentle, extremely pro-gender, तो टोटली फॉर अपनी बेटी को जब उनकी फातिमा आती थी तो वो उठ के कंबल झाड़ के वो बिछा देते थे ताकि वो बैठ जाए, दिस इज तो वो हमको वहाँ से सुन्नत, तो उसको सुन्नत कहते हैं उनकी प्रैक्टिस, तो हमको वहाँ से सुन्नत अपनी लेनी चाहिए ना। ये द होल थिंग, इस्लाम का जो इमेज है, इट्स सो टोटली एंटी इस्लाम कि मैं आपको क्या बताऊं और कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी मैं नाखुश। एक शेर है, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाल को कभी कह न सका कल्ब, जो जहर था मैं तो उसको शक्कर नहीं कह सका। तो यानी इस neither Muslims, the Orthodox Muslim, very happy with me, and none are the people who don't, who are Muslims, but जैसे आपने describe किया कि, so I mean I'm in a very peculiar situation, but I'm quite happy to meet my maker in this situation, because I'm very at peace with myself. मैं आपकी कथा पढ़ते समय सोच रहा था कि एक तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के बनने की कहानी है। यानी हिंदुस्तान जो 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, एक बिल्कुल बदहाल पामाल मुल्क जिसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था अंग्रेज़ों ने, और उस वक्त भयानक खुरेजी, और ऐसा लगता नहीं था, अगर आप याद करें 46-47 को, कि इस तूफ़ान से ये किश्ती निकल पाएगी, लेकिन वो निकली और हिंदुस्तान खड़ा हुआ अपने पैरों पर। तो ये और उसमें जैसा मैंने कहा कि आपके पिता, आपके अब्बा सईदीन साहब जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है उन्होंने उसको बनाने में। तो यह सफ़र जिसमें आप देख रही थी कि आपके पिता शामिल हैं और वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और आप इस किताब में काफ़ी ज़िक्र करती हैं उनका, और वैसे भी बाहर भी, वो हैं मौलाना आज़ाद, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है हिंदुस्तान को बनाने में, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री थे भारत के। तो इस दौर को, जो हिंदुस्तान के बनने का शुरुआती दौर था, उसकी याद कैसी है आपके मन में? मेरी मतलब आप तो हिस्टोरियन हैं, आप इसको ज़्यादा, आप हिस्टोरियन भी हैं और आप ज़बान दान भी हैं, तो मेरी जो याद है ना, बड़ी कॉन्क्रीट सी है। नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये मेरी ज़िंदगी के, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन और सईदैन साहब, मतलब ये कॉन्क्रीट। और मेरी वालिद की बहन होती थी सालेहा आबिद हुसैन, जो कि बेहद इतनी, शी वाज द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, एंड हर मज़हब के लिए उनके दिल में इतनी रिस्पेक्ट थी। मैं आपको एक इंसिडेंट सुना दूँ और फिर उस पर आती हूँ। एक बार उनके यहाँ जो झाड़ू पोछा करने वाली जो ख़वातीन होती थी, उनको बहू कहते थे उस ज़माने में। तो उनके यहाँ बहू आती थी, वो सब कुछ करती थी। तो एक बार मैंने पानी मांगा, तो उसने कटोरी में, उसने जल्दी से, बहू ने बढ़ के कटोरी में पानी मुझे दिया। तो मैंने
हेजिटेट किया उससे, क्योंकि मैं लुटियंस दिल्ली से आती थी उनके पास जामिया में, वो जामिया में रहती थी, मैं लुटियंस दिल्ली में रहती थी। तो मैंने हेजिटेट किया और फिर मैंने आहिस्ता से उसको फेंक दिया। मेरी फुप्पी यानी वालिद की बहन, उन्होंने मुझे इतना डांटा और कहा अभी आओ बुआ और इसको पानी पिलाओ। हाउ कैन यू डू दिस, कैसे तुम ये, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेनिंग डू यू हैव। तो ये मुझे एकदम से, ये उनका भी एकदम से जिक्र आ गया तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया। बट ये लोग जो मेरे लिए थे, ये दीज वर मेंटर्स। मौलाना आज़ाद, आपने मौलाना आज़ाद का पूछा, मैं छोटी सी थी जब ईद के लिए कभी वालिद साहब एक बार ले गए और वो रिक्लाइन कर रहे थे अपने सोफे पे और उनके पास सिल्वर सिगरेट केस था, एंड ही वाज क्वाइट अ चेन स्मोकर। तो उनको आबिद रज़ा बेदार साहब जो पटना में होते थे, खुदा बख्श लाइब्रेरी में, उन्होंने लिखा था कि वो ईरानी शहजादा लगते थे और उनकी तस्वीरें तो बिल्कुल कैरिकेचर होती हैं। मैंने कई बार कहा, बट एनीवे दे नेवर चेंज। तो वो उनको मैंने अपने तरीके से, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आइकॉन थे। और उसके बाद और उन्होंने ही वालिद साहब को बुलाया, उन्होंने उनको नर्चर किया। तो उन्होंने ये कहा था 1923 में, जबकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने ये कहा था, शायद 1923 में, रामगढ़ तो 40 में, 1940 में था, ये 1923 में दिल्ली में हुआ था द कांग्रेस अधिवेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर फरिश्ता आसमान की बदलियों से उतरे और मुझसे ये कहे कि मैं 24 घंटे में तुम्हें आज़ादी दिलवा सकता हूँ, ओनली ऑन कंडीशन कि तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी से दस्तबरदार हो जाओ, गिव अप, तो मैं उससे ये कहूँगा कि मैं किसी कंडीशन पे नहीं उससे दस्तबरदार हो सकता, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी से दस्तबरदार हो जाऊँगा तो वो आलम इंसानियत के खिलाफ वर्जी होगी, इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आज़ादी में थोड़ी देर लग गई तो देर लग गई, बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी नेवर। तो उससे वो हमारे लेसन्स थे, वो हमारे जैसे कहते हैं माइलस्टोन्स थे, उसी पे। और हर तरफ से हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब बलवाई आ गए और जामिया में एक तरह से बहुत डेंजर हुआ, उस वक्त पंडित जी को उन्होंने फ़ोन किया, जब नेहरू आए और बीच में भोगल में उन्होंने देखा कि एक मुसलमान की दुकान डंडा दे के भागे, कोई सिक्योरिटी वगैरह तो था नहीं। एनीवे, जब वो वहाँ पहुँचे तो जाकिर साहब नंगे पैर उठ के और उन्होंने कहा, पूरे क्राउड से उन्होंने कहा, करार या फरार, डू यू वांट टू गो और यू वांट टू स्टे। और फिर उन्होंने तकरीर की कि हिंदुस्तान में रहने में तुम्हारे लिए व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन इंडिया। तो ये हमारा ये डाइट था। और फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद की फेमस जो जामा मस्जिद में उन्होंने मुसलमानों से कहा कि जब मैंने करवट लेनी चाहिए तो मेरी कमर तोड़ दी, जब मैंने हाथ में कलम उठाया तो तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मुसलमानों को डांटा उन्होंने। और अब तुम ये छोड़ के जा रहे हो जहाँ तुम्हारे आबा और अजदाद आए थे, तुम यूर कावर्ड्स, यूर हार्टलेस, और इतना डांटा उनको, एंड दे टर्न बैक। सो हिम्मत थी उनमें, एंड हम समझते हैं कि हमें उसकी रत्ती बराबर भी अगर हिम्मत आ सके तो दैट मे बी सब थिंग्स कैन चेंज। आप किताब में शुरू में मॉडर्न स्कूल का जिक्र करती हैं और आप ये कहती हैं कि मॉडर्न स्कूल की और कपूर साहब की बहुत, उसके प्रिंसिपल की भी बहुत अहम भूमिका है आपकी ज़िंदगी में। तो वह जो पूरा माहौल था मॉडर्न स्कूल का उस वक्त का, और जिम्मेदारी का एहसास कि वे एक नागरिक या शहरी बना रहे हैं, और वो उस बीच में बना रहे हैं जब हिंदू मुसलमानों के बीच के फ़र्क का एहसास भी गहरा है, पाकिस्तान तुरंत बना। उस दौर को आप कैसे याद करती हैं अपने स्कूल को? क्योंकि आजकल स्कूलों की भूमिका पर बात होती है, क्योंकि स्कूल कितना शहरी बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं, यह एक बहस का विषय है। ये तो मेरी सबसे, अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरी दौर क्या था, मेरे स्कूल का दौर था। क्योंकि उस वक्त हम वेद व्यास
जो कि एक बड़े हिंदी के कवि थे, हमारे टीचर थे, जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये हमें गाने सिखाते थे, धर्म के हम रखवाले सब एक हैं हम जुल्म से लड़ने वाले, सब एक हैं हम एक हैं। इस तरह के कमल कृष्ण और देवयानी कृष्ण जो कि हमारे आर्ट टीचर्स थे, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम देयर इज एनी डिफरेंस, यू नो। एक तरह से कपूर साहब वाज लाइक एन इमेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। जो मेरा एक भाई भी था, उसको भी उसी तरह से, ही ऑल्सो वॉज इन लव विद मॉडर्न स्कूल। बाय द वे वो भाई जो था, ही पास्ड अवे इन कराची, और मुझे वीज़ा ही नहीं मिला कि मैं जाके और उसके ये भी तो हर्टिंग, कंटिन्यूसली हर्ट। आपने कहा ना कि वहाँ पाकिस्तान में इतने अजीज़ हैं पाकिस्तान में और इतने चाहने वाले हैं, मगर क्या होता है, रफ्ता रफ्ता जब नहीं मिले तो डिस्टेंस, कोई मरा, कोई शादी हुई, किसी की गमी हुई, किसी की खुशी हुई, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये बट मॉडर्न स्कूल वाज, जिसे कहना चाहिए, द गोल्डन पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप कुछ बात करें कि किस तरह वे उन्होंने परवरिश की अपने बच्चों की मॉडर्न स्कूल में। एक तो ये था कि जब हम असेंबली में बैठते थे तो मेरे प्रभुवर मेरी तुझसे ये प्रार्थना है, वो भी हम गाते थे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो भी हम गाते थे। यानी कोई इन अ सेंस दैट हर धर्म के प्रार्थना सुबह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो हमारे जो स्कूल में जो हाउसेस बने हुए थे वो हर धर्म के, कोई रंजीत हाउस, कोई आज़ाद हाउस, यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो ये उन्होंने बहुत डिलिबरेटली मेरे ख्याल में किया। और जो उन लोगों ने जिस तरह का उन्होंने स्टाफ को हायर किया, उन सब में एक एक्सपेंसिवनेस था। थिएटर में, म्यूज़िक में, डांस में, एकेडमिक्स में, किसी चीज़ में नहीं। मालियों के साथ भी वही और नौकरों के साथ भी वही और स्टाफ के साथ, मतलब एक तरह से मैं क्या बताऊं, कभी दिल ही नहीं चाहता था कभी घर जाने का। क्योंकि स्कूल की ये बहुत बड़ी खूबी है, अगर बच्चे घर ना जाना चाहें, क्योंकि आमतौर पर घंटी बजते ही सब बाहर भागना चाहते हैं। जी हाँ। तो हम अगर उससे आगे बढ़ें और आपके कॉलेज के दिनों में आए जी, आप मिरांडा हाउस में थी और आप उसका जिक्र करते हैं, आप अपने यहाँ डिबेटर भी हुई, जबकि आप बहुत संकोची स्वभाव की थी, जैसा आप लिखते हैं, यू वर वेरी शाय, बट यू बिकेम अ डिबेटर एंड यू, और आपने इनाम जीते। हाँ, बड़े बड़े घाघ लोगों से इनाम जीते भाई, जैसे कहने चाहिए थरथराते हुए फ्रेशर्स जब कांपते हुए जाते थे। तो मेरे एक पता नहीं क्या सब्जेक्ट था, उसमें बहुत बड़े लोग थे, अब नामवर हैं, अब तो बहुत बड़े हैं। तो मेरे बाप ने कहा एक शेर याद रखना, और वो आखिर में इट वाज समथिंग बट इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, समथिंग लाइक दैट उसका टॉपिक था। हाँ, विषय था उसका, तो वो सेंट स्टीफेंस में। तो उन्होंने कहा एक शेर याद रखना, मुझे आज तक याद है, एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गुल ही नहीं। हाँ। एक ही पत्ती अगर कम हो तो वो गुल ही नहीं, जो खिज़ा नादीदा हो, who has not seen the spring, जो खिज़ा नादीदा हो बुलबुल, वो बुलबुल ही नहीं। तो मेरे ख्याल में जजेस ने सोचा कि इसको तो दे ही दे प्राइज। आई डोंट नो वेदर आई वाज सो गुड और नॉट, मगर somehow it worked। लेकिन आप लिखती हैं कि वो जब उन्होंने दिया, तो आप ये लिखती हैं कि शायद जजेस के मन में कोई एक खलिश सी रही होगी, कुछ एक दर्द सा रहा होगा जिस वजह से उन्होंने दिया। वह क्या? पता नहीं क्या, मुखर्जी मेमोरियल डिबेट था। हाँ जी। और एमिनेंट जजेस थे उसमें, मगर कोई किसी न किसी के मन में कुछ न कुछ एक न एक कसक सी, बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ कहा, एक कसक हुई होगी, कुछ ख्याल उभरा होगा। एंड दैट वाज माय ग्रेट मोमेंट। दूसरा मेरा ग्रेट मोमेंट था पटियाला में। हाँ, वो आप ज़रूर बताइए। पटियाला में जब हम फर्स्ट, एनीवे, जो बहरहाल वो बहुत लंबी कहानी है, आप कुछ और पूछिए। नहीं, हम उसको सुनना चाहते हैं कि
पटियाला जब मिरांडा की 2 लड़कियां पहुंची तो फिर वहाँ क्या कहर बरपा हुआ? कहर बरपा हुआ। कुछ बातें उनकी हम नहीं समझे, कुछ वो नहीं समझे। बेचारे जो थरथराते हुए यंग मैन, उन्होंने कहा कैन आई यूज़ योर कन्वीनियंस। हमारी समझ में नहीं आया कि कन्वीनियंस का क्या मतलब है। वो घबरा के जल्दी से टॉयलेट चला गया कहीं और। तो ये हमें पता ही नहीं था कन्वीनियंस किसे कहते हैं। और फिर बस पूरी रात लगता था कि वो सारे, हम तो बेखबर सोते रहे, मैं और मेरी दोस्त वीना, हम तो बेखबर सोते रहे, मगर लगता है कि पूरी रात वो कुछ ये परिस्तान से आई हुई 2 परियां इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे वो लोग। तो एनीवे, वॉट एवर इट इज़, वी कैरीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड प्राइज इन द ट्रॉफी। तो अब क्या पता हमारी डिबेटिंग स्किल्स थी या हमारे मिरांडा के होने वाली स्किल्स थी, कुछ नहीं पता। हम इग्नोरेंट एंड वी वर वेरी हैप्पी। और आप हमें ये भी बतलाइए, आपने लिखा है कि आप ये दावा कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को सबसे पहले आपने पहचाना, वो हाँ, कैसे? वो तो वही मेरे अमिताभ बच्चन का ये हुआ कि वो हम तीन मूर्ति था ना, जो तीन मूर्ति, तो तीन मूर्ति के इधर वो रहते थे और थोड़ी से फासले पे हम रहते थे। हमारे सरकारी मकान थे। तो हमारी एक यूनिवर्सिटी स्पेशल 9 नंबर की, तो हम वहाँ से शुरू होती थी। तो मुझे हमेशा ये ख्याल होता था कि मुझे अच्छे से लगते थे ये, लंबे एंड वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। तो मैं सोचती थी इतनी खाली बस नहीं होती तो मेरे पास तो बैठ जाते। वो मेरी किस्मत ही नहीं थी कि वो मेरे पास बैठते। बहरहाल मैंने अपनी दोस्तों से कहा, नहीं ये तो इतना लंबा है, ये तो ये है, ये तो वो है। मैंने कहा नहीं, ही इज़ वेरी गुड। ये मैंने अपने दिल में बहुत तहैया करके लिख लिया था, ही इज़ द बेस्ट। बहरहाल उन्होंने मेरा कोई नोटिस नहीं लिया। और फिर 3 साल गुजर गए। उसके बाद जब मेरे चचा ने जब 7 हिंदुस्तानी बनाई ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ख्वाजा अहमद अब्बास, हाँ, तो उस वक्त उनके पास वो ढूंढ रहे थे एक 7 हिंदुस्तानी में से एक हिंदुस्तानी मिसिंग था, तो उसके लिए वो ढूंढ रहे थे। तो ये आए, उनको टिन्नू आनंद लेके आए, इंदिराज आनंद के बेटे, उनके बहुत नज़दीक थे। तो वो उनको लेके आए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम नाम क्या है? खैर बताया। क्या तुम बच्चन, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो? तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा बाप से पूछा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पूछा। कि अच्छा मैं पूछता हूँ। तो फिर उन्होंने जल्दी से ख़त लिखा, हरिवंश राय ने उतार दिया और कहा अब्बास साहब आप अगर लेते हैं तो मुझे ये लगा कि मैंने अब्बास साहब से पहले तो मैंने ही डिस्कवर कर लिया था इनको। अमिताभ बच्चन को, जी हाँ। खैर अब वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं। हाँ। लेकिन कॉलेज के उन दिनों को जिस मैं पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि वो काफ़ी इत्मीनान का वक्त था। तो स्कूल में जो एक थोड़ी बहुत बेचैनी स्कूल के पहले 9 बरस की उम्र में आपको लगी, कॉलेज में आते आते एक इत्मीनान सा महसूस होने लगा। और फिर आप कनाडा चले गई अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। अमेरिका चली गई। अमेरिका चली हाँ, गई। जी, और फिर जी हाँ, बाद और में फिर कनाडा। वहाँ से कनाडा हाँ, आती हैं, जी, सॉरी जी। जी, आप अमेरिका चली गई। तो जिसको मैं शुरू में कह रहा था कि यह एक बहुत ही इत्मीनान भरे हिंदुस्तानी का सफ़र है, जिसमें उसको आज़ादी है पूरी तरह, जिस तरफ जाना चाहता है उस तरफ जाए। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि क्लास की बंदिश है, तो आप एक ख़ास क्लास में चूँकि हैं तो आप वो कर सकती हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो आज़ादी आपको थी। और आप अमेरिका गई और फिर अमेरिका से कनाडा आई और कनाडा में आपने एक लंबा वक्त गुजारा। आप एक तरह से कनाडा वासी हो गई। तो उस वक्त आप हिंदुस्तान को कैसे देखती थी और ख़ुद अपनी ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोचती थी? तो कनाडा में जाके तो फिर मैंने पीएचडी अपना ख़त्म किया। फिर मैंने एक सरकार में एक नौकरी की। फिर मैंने एक इलेक्शन लड़ा, जो सिटी म्यूनिसिपल इलेक्शन था। उसमें बहरहाल वोट तो आए, मगर एक रिफॉर्म ग्रुप, उस ज़माने में एक अर्बन रिफॉर्म ग्रुप के साथ हम थे एसोसिएटेड। और वो तो ये फ्री वेज का ज़माना था, तो पीपल अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। जहाँ मैं जिस खत्ते में हम रहते थे वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव। मगर खैर बहरहाल वो पूरी रच बस के, मगर हमेशा एक दिल में कसक रही।
और वो मेहदी हसन की गज़लें, और बर्फ़ों में गाड़ी चला रहे हैं, मेहदी हसन की गज़ल सुन रहे हैं। तो वो फैज़ साहब आते थे, सर अली सरदार जाफरी साहब आते थे, मतलब आते जाते लोग रहते थे। तो कसक तो एक रही कि आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू गो बैक। मगर उस वक्त तक फैमिली और सारे बाकी सारे कंपल्शंस थे। तो फिर एक गॉड गिवन एक अपॉर्चुनिटी आई कि जब, तो फिर सिटीज़नशिप तो मेरे पास, सिटीज़नशिप तो बदल दी थी मैंने, अपनी कैनेडियन सिटीज़नशिप ले ली थी। तो फिर वापस आके जब मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी का पूरा ढर्रा ही बदलना है, तो फिर उसके बाद मुझे 2 साल लगे अपनी इंडियन सिटीज़नशिप वापस मिलने में। तो फिर रिजेक्ट की और वापस ली। तो उसके दैट वाज आई थिंक इन द 80 अबाउट 88 और 87 और something like that. 84 you returned. 84 I returned, about 84 में। 88 or so मुझे सिटीजनशिप जब मिल गई, तो फिर उसके बाद फिर ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। 1984 में जब आप आईं, आने के कुछ वक्त बाद ही हिंदुस्तान में बड़ा हादसा हुआ। 2 बड़े हादसे हुए कहना चाहिए। एक इंदिरा गांधी का कत्ल और दूसरा सिखों का कत्लेआम, जो दिल्ली में तकरीबन 3,500 सिख मारे गए। और अभी भी पूरी तादाद हमको पता नहीं है कि वो 3,500 थे या 4,500 थे। उसने आप पर क्या असर डाला, क्योंकि ये आपके हिंदुस्तान आते ही हुआ? उस वक्त मुझे तो खैर जो इंसिडेंट याद है कि मैं अपने घर से निकल के और ड्राइव करती हुई, मैं तब ICCR में अपना रिसर्च कर रही थी। तो मुझे जब माता का मंदिर तक पहुंची तो रोका कुछ बंच ऑफ यंग मेन, और ये कहा कि ख़तरा है, आगे मत जाइए। कोई मुझे हाम वाम नहीं किया। तो फिर मैंने कहा क्या ख़तरा है? कहने लगे इस वक्त बहुत ही टेंशन है पूरे दिल्ली में, आप आगे नहीं जाएंगे। मगर उस वक्त यानी मेरा पूरा एहसास ये था कि मैं किसी तरह से मतलब मैंने मिसेस गांधी के साथ काम शुरू किया था, मैंने उनकी थोड़ी बहुत कोरिस्पॉन्डेंस शुरू कर दी थी एट अ डिस्टेंस, क्योंकि मैं दफ्तर नहीं जा सकती थी, सिटीजनशिप पूरी नहीं हुई थी। तो उसको मैं किसी तरह से आई शुड कंटिन्यू दैट। मगर वो मेरा एक तरह से, मैंने एक नज़म भी बड़ी अच्छी लिखी थी जब उनका व्हेन शी वाज असैसिनेटेड, शहादत उनकी जब हुई थी। तो इट बहुत सेट बैक हुआ था मेरे लिए, बिकॉज मुझे लगता था कि ये नया, मेरे लिए नया दरवाज़ा खुल गया है, मेरी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया है। दैट वाज कट शॉर्ट। फिर उसके बाद स्ट्रगल करके, और फिर मौलाना आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस रास्ते पे मैं चल पड़ी। नहीं तो मैं पॉलिटिकल की तरफ मेरा बहुत रुझान था, मेरी इंटरेस्ट थी, बट दैट वाज ओवर। लेकिन आप एक तरह से दोनों दुनियाओं में रहीं, और राजनीतिक दुनिया में भी आप रहीं, एक अलग रूप में, राजनेता के रूप में भले ही नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तानी राज्य का जो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है उसमें आपका दखल रहा। तो 1984 में आप आईं और इंदिरा गांधी के साथ आपने काम शुरू किया, और वह उनके कत्ल के चलते अनौपचारिक रूप से, और वह चल नहीं सका। फिर राजीव गांधी के साथ भी बहुत थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन वो भी बहुत तो बिल्कुल ट्रंकेटेड रहा। एंड ही वाज वेरी नाइस, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन आप कर सकते हैं। तब तक ही वाज वेरी वेरी नाइस, मगर वो चला ही नहीं। फिर ये नहीं कि मैंने किया एंड देन ही वाज, फिर उनकी शहादत हो गई, ऐसा नहीं, शुरू ही में ख़त्म हो गया। तो फिर जो आपकी दूसरी दिलचस्पियाँ थी, जिनके बारे में आपने कहा कि एक दिलचस्पी आपकी थी मौलाना आज़ाद, और दूसरी जो हम सब लोग जिससे वाकिफ़ हैं वो हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, और हाली तो खैर हैं ही, हाली तो हैं, हाँ, तो और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनमें जो आपकी दिलचस्पी है उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं, क्यों ये शख्सियतें आपको अपनी तरफ खींचती रहती हैं, और इतना ज़्यादा कि आप एक तरह से अपनी जवानी के दिनों से और अब तक इनका साथ आपका चला आ रहा है?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुजुर्ग हो गए। नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए कि उम्र के क्या है। गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, आवाज नहीं दे सकते उसको, वो तो चला गया है उम्र रफ्ता। जी। बस मैं आपने सवाल मैंने ये पूछा था कि ये जो शख्सियतें हैं, अगर मैं हाल ही को लूँ, मौलाना आज़ाद को लूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास को लूँ और ज़ाकिर हुसैन को लूँ, तो क्यों इनकी इतनी अहमियत है आप कैसे इसको? देखिए, मुझे जब मौलाना आज़ाद की सेंटेनरी हुई, उस वक्त एक साहब थे मोहम्मद यूनुस, एक साहब थे HY शारदा प्रसाद। तो इन लोगों ने मुझे, गोपी अरोड़ा, ये सब वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ पावर, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम व्हाई डोंट यू टेक अप मौलाना आज़ाद के सेंटेनरी में, हम 4 वॉल्यूम्स निकालना चाहते हैं मौलाना आज़ाद। तो मैंने सोचा मैं कैसे, मैं तो इतना जानती भी नहीं। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जब मुझे ये असाइनमेंट मिला तो फिर मैं उसमें डूबती ही चली गई। मुझे लफ्ज़ आने लगे, मुझे लैंग्वेज आने लगी, वरना उर्दू तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, मतलब जानती थी मगर तो ऐसा लगता था कि जैसे कहीं ना कहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रही है। और फिर मैंने किया, उनके ट्रांसलेशन किया उसको। हिंदी में तो मैं नहीं कर सकती थी, एक प्रोफेसर मुजीब रिजवी थे, वो हिंदी में एक्सपर्ट थे, जामिया वाले। एक डॉक्टर सोहरा बेदी थी, वो उर्दू में एक्सपर्ट थी, मैं अपनी अंग्रेज़ी में एक्सपर्ट थी। तो मैंने फिर उसको फिर थे ना, मैंने सोचा ये मेरी ज़िंदगी के जितने ट्रॉमास हैं वो तो तर्जुमान और कुरान जो उनकी है, विच इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, उसके तो इट्स अ वेरी लिबरल डॉक्यूमेंट। वो तो उसको पढ़ के तो मैं और भी उसमें इस्लाम मेरा बहुत पुख्ता होता चला गया, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट्स उसमें मिली। तो फिर मैंने लिखी मौलाना आज़ाद इस्लाम इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जब मैंने ये लिखी पहले मौलाना आज़ाद इस्लाम इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ के पब्लिशर ने मना कर दिया कि नहीं पब्लिश कर सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया और उसका नाम रखा उन्होंने इस्लामिक सील ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो वो जब उन्होंने छापी, एंड वेरी वेरी नाइस यंग वुमन, एंड नॉट सो यंग बट एनीवे माय एज। सो उसने उसको छापी OUP ने, और बहुत बाद में मौलाना आज़ाद की ये वॉल्यूम इंडिया में छपा। और इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, क्योंकि वहाँ छप चुका था, यहाँ नहीं छपा था। और उसके बाद फिर उसका जो इजरा हुआ वो ये विक्टोरिया म्यूज़ियम में कैलकटा में, जिसमें उनके ग्रेट ग्रैंडसन आमिर खान आए, और उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इस पे एक रिचर्ड एटनबरो की तरह गांधी की फिल्म बनाऊंगा। और मैंने जो उस पे इतने उनको परस्यू किया, अपने नॉलेज दिया, किताबें दी। आज तक उन्होंने फॉरेस्ट गंप तो बना दिया, मगर मौलाना आज़ाद नहीं बना। और ख्वाजा अहमद अब्बास को? हाँ, अब्बास साहब, मैं तो हमेशा से फिल्मों में तो बहुत इंटरेस्टेड रही, क्योंकि अब्बास साहब उन्होंने परदेसी बनाए, उन्होंने शरीर 420, उन्होंने आवारा, राज कपूर और उनका तो बहुत बहुत ज़बरदस्त उनकी कम्युनिकेशन थी। तो तो मैं बहुत फिल्मों में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। तो उसके बाद फिर बसों के चली गई, फिर वापस आई तो ही वाज नो मोर एंड ऑल दैट। तो मगर मुझे अब्बास साहब में इतनी डेप्थ नज़र आई कि मैंने ख्वाजा अहमद अब्बास ट्रस्ट मेमोरियल ट्रस्ट बनाई। और अब मैं कह सकती हूँ कि कल मुझे किसी का फ़ोन आया जो मेरे अपने अजीज़ों का, नॉट अजीज़ मगर दोस्त का बेटा है और फिल्म में है। उसने कहा, पहली बार उसने कहा कि मैं अब्बास साहब पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई सेड माय गॉड, यहाँ तक मैं पहुँच गई। आई एम सो ग्लैड, अब मैं मर सकती हूँ आराम से, क्योंकि अब्बास साहब को मैंने बॉलीवुड में पहुँचा दिया, इन द अदर साइड। तो दैट इज़ इट्स अब्बास साहब का, आई डोंट नो, ही वाज। कल मैंने देखी उनकी वो बॉबी, आइनॉक्स में जाके देखी, नॉट इन द वीडियो और इन माय।
इतनी गजब की फिल्म थी कि मैं बता नहीं सकती। अब्बास साहब की कहानी, अब्बास साहब का स्क्रीन प्ले, और अब्बास साहब के बहुत पुराने, सबसे पुराने दोस्त वीपी साठे, वो और अब्बास साहब ऐसे थे बिल्कुल। तो साठे साहब और वो स्क्रीन प्ले लिखते थे, कहानी लिखते थे, और राज कपूर उस पर मैग्नम ओपस बनाता था। चाहे वो आवारा हो, चाहे वो श्री 420 हो, चाहे वो बॉबी हो, चाहे उसकी आखिरी फिल्म जो उसने बनाई, राज कपूर ने और अब्बास साहब ने कहानी लिखी, एंड दोनों ख़त्म हो चुके थे जब तक रिलीज़ हुई। फिर उसके राज कपूर के बेटे ने रिलीज़ की। तो अब्बास साहब ने जब उनको स्क्रिप्ट दिया राज कपूर को, तो सुना कि एक टोकरी में मेहंदी रखी और उसका नाम ही था हैना, और उसमें एक पाकिस्तानी थी ज़ेबा बख्तियार, शी वाज द हीरोइन एंड शशि कपूर वाज द हीरो। तो वो एक बास्केट में मेहंदी रख के और हिना का स्क्रिप्ट रख के राज कपूर, ये अब्बास साहब का टिपिकल उनकी आदतें थी ये। आई लव दैट, या। उसके बाद जिस एक घटना ने बहुत ज़्यादा असर आप डाला हुआ था 2002 का गुजरात का मुसलमानों का कत्लेआम। उसमें आपने एक तरह से उसको देखा क्योंकि आप गईं और काफ़ी वक्त गुजारा, आप वहाँ लोगों से मिली, और उसने आपके एक्टिविज़म की भी को भी बहुत प्रभावित किया। 2002 से और उसके पहले से भी 1992 से अब तक के हिंदुस्तान के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? आप बाबरी की बात कर रहे हैं? हाँ, 1992 तो बाबरी मस्जिद का, बाबरी, और फिर गुजरात 2002, और अब बहुत ये बहुत ही मुश्किल का सवाल है। अभी तो आप हंसा रहे थे, अब आप रुलाने वाली बात कर रहे हैं। क्या क्या कहें। अभी मैं आप यहाँ आने से पहले मैं एक रिट पिटिशन का वो पढ़ रही थी, उसका जो कंटेंट था। तो मतलब जबकि मुस्लिम मुक्त भारत, मुसलमानों को किस तरह से नेस्त नाबूद किया जाए, तभी भारत का असली शक्ल निकल सकती है। इस इतनी एक तरह से हैविंग गॉन थ्रू बाबरी, एक बाबरी का पूरा सीन देखा, उधर कल्याण सिंह, इधर नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को मिसमार कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात की चश्मदीद गवाही, शाह आलम कैंप में आपने तो सब खुद ही सब देखा होगा। 6 औरतों का हम लोग एक टीम गए, और हमने एक 10 दिन बाद हमने चश्मदीद गवाही, एहसान जाफरी और जुजार बंदूक वाला, सब अपने कौसर बानो, सब अपनी नज़रों से देखा उसको। तो अब जैसे उसका एक तरह से किसी तरह से दिमाग कायम ही नहीं है अब। यानी ये हालात इतने संगीन हो गए हैं, इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, मुसलमानों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। और मैं तो एक ऐसे एरिया में रहती हूँ कि जहाँ जाकिर साहब ने और मुजीब साहब ने, आबिद साहब ने ड्रीम किया था कि सारी कम्युनिटीज़ रहेंगी, और सब रहती थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, बड़ी अच्छी तरह से। जामिया मिलिया वॉज अ प्लेस फॉर ऑल रिलीजन्स, और वहाँ इस वक्त ऐसा खचाखच मुसलमान भर चुका है कि गलियों और कूचों में तो समझ में नहीं आता कि ये, और उसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो ये लोग अपनी जगह छोड़ के वहाँ जा रहे हैं बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ सेफ्टी। इतनी तकलीफ होती है इस बात को देख के कि मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे एक तरह से सांस घुटती है, और फिर इंसान उम्मीद रखता है। तो क्या इसके बारे में आपसे क्या कहूँ। कई बार लोग इल्ज़ाम मुसलमानों पर धरते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों ने दरअसल अपनी लीडरशिप नहीं बनाई और इस वजह से उनका ये हाल हुआ। मैं अगर देखूं तो जैसा मैं आपकी आत्मकथा को पढ़ते हुए भी लगा कि मुसलमानों ने दरअसल कभी मुसलमान लीडरशिप के बारे में तो सोचा नहीं।
उनके लीडर तो नेहरू थे या गांधी थे, या फिर आगे चलकर जो हिंदुओं के लीडर थे वही मुसलमानों के थे। तो ये इल्ज़ाम तो मुझे सिरे से गलत नज़र आता है कि मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप नहीं बनाई, उस वजह से उनका यह हाल हुआ। और अभी मुसलमान अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। तो 1947 से मिरांडा तक पहुंचना, जब आप जैसे लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान हमारा है और हम इत्मीनान से सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, और फिर 60 साल बाद एक ऐसी जगह पहुंचना जहां दम घुट रहा है, उसके आगे का रास्ता आप कैसे देखती हैं? और ये मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहती हैं? ये सफ़र हम आगे कैसे तय करें? देखिए, फैज साहब ने कहा था, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। मैं तो सोचती हूँ कि वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। वो सुबह, साहिर साहब ने कहा। अगर हम उम्मीद को छोड़ दें तो फिर दैट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो उम्मीद के सहारे, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो हर एहसास को, इंसानियत को हर तौर से बुलंद रखते हैं, जैसे सब आपके और हमारे जितने दोस्त हैं, उन्हीं से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, उन्हीं से हमें उम्मीद नज़र आती है, उसी से हमें एक मुस्तक़बिल नज़र आता है, जो हमें लगता है कि एक उम्मीद के सहारे, जैसे एक उफ़क़ पे एक नई किरण कभी न कभी तो वो चमकेगी, और उसी के सहारे हम अब जिंदा हैं। और कभी कभी बहुत बहुत दिल डूब जाता है, मगर फिर एक चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक प्यार से भरा हुआ हाथ, एक गले में बाहें डाल के कोई दिलासा देता हुआ, बस उसी से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो हम अपनी बात यहीं रोक रहे हैं। सजाफा, आप सब ने ये बातचीत सुनी। आपकी अगर कोई राय हो, आप कुछ कहना चाहते हो, चाहती हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और कड़वी कॉफ़ी आप देखते रहें, सुनते रहें, उसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया सजाफा।